हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है मिठाई वाला। इसमें एक मिठाई वाला होता है जो कई कई चीज़ें लेके आता है। पहले वो खिलौने लेके आता है, फिर रंग बिरंगी मुरलियाँ लेके आता है, फिर लास्ट में मिठाइयाँ लेके आता है और बहुत ही सस्ते दामों पर बच्चों को देकर जाता है और उन्हें देख के उसको बहुत ही स्नेह, बहुत ही धैर्य, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, बहुत प्रसन्न होता है। तो क्यों देता है वो बहुत ही सस्ते दामों पर, इसका भी एक रीज़न है। तो लास्ट में उसको हम पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कई पार्ट में है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों में के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये उसका एक लाइन है जो जैसे बच्चे बोलते हैं, आप लोग की भी गलियों में आते होंगे कि ये वाला मिठाई वाला, पानी पूरी वाला, आइसक्रीम वाला, वैसे ही उसका कोटेशन था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे चित्रित विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। इसमें बताया गया है कि वो आता है तो उसको देखकर कैसे छोटे छोटे बच्चे और उनकी माँ सब लोग कैसे एकत्रित होते हैं, उसको देखकर कितना उत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छी चीज़ें देकर जाता है और सबसे बच्चों से बहुत सी प्यार से व्यवहार करता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। पुलकित मतलब प्रसन्नचित। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है ये। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है ये। पहले क्या देता है? खिलौने बच्चों को देता है। उसमें राय विजय बहादुर है जिनके दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो दोनों भी खिलौने लेकर अपने घर आते हैं और आपस में बातें करते हैं कि देखो मेरा खिलौना कितना सुंदर है, मेरा खिलौना कितना सुंदर है। यहाँ पे फिर आगे पढ़ते हैं। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, मतलब उनकी बच्चों की माँ का नाम क्या है? रोहिणी है और पिता का नाम विजय बहादुर। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछती है, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमको कितने कितने में लिए हैं? तुमने कितने में लिए हैं? उनका दाम पूछती है। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाले दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया? कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्या पड़ी। और जब वो सुनती है कि इतने कम पैसे में, 2 पैसे में इतने सुंदर खिलौने देकर गया है, तो वो विचार करने लगती है कि इतने सस्ते में वो कैसे देकर गया है। लेकिन फिर वो अपने कामों में बिजी हो जाती है और इसके बारे में सोचने का उसे मौका नहीं मिलता है। 6 महीने बाद फिर से अब एक पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट आया। पहले पार्ट में वो रंग बिरंगे खिलौने लेके आता है और बच्चों को देता है 2 पैसे में। बच्चे खुशी खुशी होकर अपने घर को चले जाते हैं। अब सेकंड में मुरली लेके आएगा, रंग बिरंगी मुरलियों को देगा बच्चों को। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। अब वो मुरली भी दे रहा है तो भी 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, मतलब इतने कम पैसे में दे रहा है तो उसे क्या मिलता होगा? उसे तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं होगा। एक बच्चे ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? एक व्यक्ति ने पूछ लिया। मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग साफा बांधता है। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के लोग क्या बांधते हैं? सर पे एक साफा बांधते हैं कपड़े का। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? 2 लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कि ये जो बोलता है कि मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। ऐसे ही एक खिलौने वाला आता था जो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि ये मुरली वाला कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है जो खिलौने लेके आया करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। ये लोग उसके आकार प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, उसकी एज कितनी होगा, उसका रंग कैसा है। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता फिर वह इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मतलब बच्चे तोतली आवाज़ में बोल रहे हैं। यहाँ पर रोहिणी फिर सुनती है तो अपने पति से बोलती है कि हमें भी लेना है चुन्नू मुन्नू के लिए, आप जाइए लेकर आइए। और जैसे ही वो मुरली वाला आता है उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे गिरते पड़ते उसके पास जाते हैं मुरली लेने के लिए।
मुरली वाला हर्ष हर्ष गदगद हो उठा। बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबू जी, क्या पूछा था आपने, कितने पैसे में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। ये बोलता है बच्चों से कि सब लोग ठहरो, सबको मिलेगी, एक एक करके आओ। और फिर विजय बाबू ने पूछा था कितने पैसे में, तो उनका उत्तर देता है कि सबको 3-3 पैसे में देता हूँ, बट आपको 2 ही पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्काए दिए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। प्रतिभ मतलब होता है उत्साह, और अप्रतिभ मतलब होता है बहुत ही निराश, बहुत ही दुखी। बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, तब जाकर मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ये बोलता है, विजय बाबू बोलते हैं कि सबको 2 पैसे में देते होगे, बट मुझे पर एक एहसान लाद रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, इसकी लागत ही 2 पैसे है, तो आपको मैं 2 पैसे में ही दे देता हूँ। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ भी थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता है। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह है नारंगी रंग की है। अच्छा वही लो, ले आओ पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। मतलब ये सब उसके सेंटेंस है जो वो बच्चों को देने के लिए यूज़ करता था कि अच्छा ये वाली तुम्हारे लिए, अच्छा ये वाली मैं तुम्हारे लिए निकाल के रखा था। ये सब वो यूज़ करता था बच्चों को बहकाने के लिए, और बहुत प्यार से उन्हें मुरलियाँ देता था। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे ना होंगे। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ चला गया। मतलब वो सबको देता था और तरकीब भी बताता था कि अगर घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कैसे जिद करके पैसे लाने हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते थे उसको फ्री में देकर ही चला जाता था। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें अब वो फिर से मिठाई लेके आएगा। पहले पार्ट में वो क्या लेके आया, खिलौने। दूसरे पार्ट में वो लेकर आता है रंग बिरंगी मुरलियाँ, सबको 2-2 पैसे में ही दे रहा है। अब तीसरी बार वो लेके आएगा मिठाई। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी पहले नहीं आया। फिर वह इतना सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसमें रोहिणी सोचती है कि वो इतने सस्ते में कैसे देके जाता है। फिर सोचती है कि हो सकता है उसके पास पैसे ना हो तो कुछ पैसे पाने के लिए इतने सस्ते में दे जाता होगा। इसी समय मुरली वाले का छीर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, अभी मुरली वाला ही चल रहा है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छिड़ हो गई। मतलब अब मुरली वाला चला गया, 6 महीने बाद फिर से आएगा और उसकी यादें सब लोग भूल चुके हैं उसे, और फिर से वो मिठाई वाला बन के आता है। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब इस समय 8 महीने बाद फिर आता है। रोहिणी अपनी छत पर अपने बालों को सुखा रही है स्नान करने के बाद। फिर से वो बोलता है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यहाँ पे चुन्नू मुन्नू है, उसकी दादी है, उसकी मम्मी है रोहिणी, और ये मिठाई वाला है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में न थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आई, बोली दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की और मैं बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला कितनी मिठाइयाँ दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ, चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं। पैसे की 16 देता हूँ। मतलब 1 पैसे में 16 मिठाइयाँ दे रहा है। और उसकी दादी से, रोहिणी की दादी से उस मिठाइयों के गुड़ भी बताता है कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है। कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, रंग बिरंगी हैं, जायकेदार हैं, देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं। फिर दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। वो बताने जा रहा था कि इतने में नहीं मिलती हैं। फिर वो अपनी बातों को रोक देता है और बोलता है खैर मैं इतना 1 पैसे में 20 नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 16 ही दे पाऊंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। और रोहिणी बोलती है कि ये तो बहुत सस्ता दे रहा है, 1 पैसे की 16 दे रहा है, तो 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। वो कहती है 25 नहीं दोगे 1 पैसे की, तो 16 नहीं मुझे 20 दे ही दो। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं।
दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई कुछ और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? मतलब ये रोहिणी जो है वो बहू है, तो घर के थोड़ा सा पीछे भी है, एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे से पूछती है और मिठाई वाला उत्तर देता है उन सब चीज़ों का। वह बोला, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी-कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे? वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों को की क्या चर्चा करूँ? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुःख ही होगा। जब इतना बताया है तो अब यह भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाइयाँ और भी ले लूँगी। इसमें रोहिणी कहती है कि नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम इतने सस्ते में क्यों देते हो? तो बोलता है कि इससे आपको दुःख होगा जो मैं अपनी बातों को बताऊँगा तो। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हूँ, मैं सुन लूँगी। और वो कहती है कि जब तुम बताओगे तो तुम्हारा और मिठाइयाँ नहीं बेच पाओगे, तो तुम्हारे समय का नुकसान होगा, तुम्हारी मिठाइयाँ नहीं बिक पाएँगी, तो पैसे का नुकसान होगा। तो कोई बात नहीं, उनके बदले में मैं और भी मिठाइयाँ ले लूँगी और तुम्हें पैसे दे दूँगी। फिर यहाँ वो अपनी बातों को बताता है। अच्छे गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी, छोटे-छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर कि जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुट-घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल-उछल कर हँस खेल रहे हों। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू-मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उनकी आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। ये बताता है कि उसके भी बच्चे थे और उसकी एक वाइफ भी थी, जो बच्चे बहुत सुंदर थे। इसका बहुत एक अच्छी सी फैमिली थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी फैमिली अब नहीं रही। तो वह मिठाइयों को लेके आता है, जब बच्चों को देता है तो उसमें अपने बच्चों की झलक देखता है और इसी से प्रसन्न हो जाता है। मुझसे लोहिया कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू-मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे तो लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। लिखा है इसे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। आई होप आप लोग को समझ आएगा। धन्यवाद।